नाज़रीन, लबनान का आसमान फिर आग उगल रहा है। धमाकों की गूंज, मलबे तले दबी लाशें, जख्मी बच्चों की चीखें और मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा हो गया है। क्या ये सिर्फ एक फ़िज़ाई हमला है या किसी बड़ी जंग का आगाज़? मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, इजराइल ने लबनान की वादी बैका को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों का दावा है कि उनके मरने वाले कौन हैं आखिर? ये आम शहरी हैं, बच्चे हैं, पनाहगज़ीन हैं। ये उन्होंने दावा किया है कि ये जो इजराइल है इसने हमला किया है बैका के मकाम पर। ये जो खित्ता है मुकम्मल तसादम की तरफ अब बढ़ रहा है। नाज़रीन, लबनान की सरजमीन धमाकों से लर्ज उठी जब इजराइल ने हमला किया। गज़ा में ताकत की बिसात अक्सर नौ बिछ रही है और इजराइल व हिजबुल्लाह के बीच कशीदगी एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि महज महदूद कार्रवाइयाँ या किसी बड़े इलाकाई तसादम का ये पेश कीमा है। लबनान की वादी बैका में इजरायली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 12 अफराद हलाक हुए हैं और 24 ज़ख्मी हो गए हैं। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक ज़ख्मियों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। इससे कबल सिडून के ऐनुल जो हलवा फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनी कैंप है उस पर भी हमला हुआ है, जहां 2 अफराद जहां बाक हुए थे। मुकामी जो फुटेज में देखा जा सकता है कि बैका में जिस इमारत को निशाना बनाया गया वो बज़ाहिर एक रिहायशी इमारत थी। आग के शोले, मलबे के ढेर और इमदादी टीमें लापता अफराद की लाशों में मसरूफ़। इजरायली फ़ौज का कहना है कि इसने वादी बैका में हिजबुल्लाह के एक कमांड सेंटर और सिदून में हमास के एक ठिकाने को निशाना बनाया। ताम हमास ने मौका इख्तियार किया कि हमले में मारे गए 2 अफराद इसके अरकान थे, मगर जिस इमारत पर हमला किया गया वो कमांड सेंटर नहीं बल्कि मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों की मुश्तरका सिक्योरिटी टीमों का दफ्तर था। हमास ने इजरायली दावे को कमज़ोर बयानिया और कमज़ोर बहाना करार दिया। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब खित्ता पहले ही शदीद तनाव का शिकार है। 7 अक्टूबर 2023 को गज़ा से शुरू होने वाली जंग ने पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लिया है। हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान से इजराइल पर राकेट दागे और जवाब में इजराइल ने लबनान में फ़िज़ाई हमले तेज़ कर दिए। सितंबर 2024 तक ये झड़पें खुली जंग में तब्दील हो गईं। अगरचे अमरीका की सालसी से जंग बंदी का ऐलान हुआ, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि हमले मुकम्मल तौर पर नहीं रुके। जंग बंदी के बावजूद इजराइल तकरीबन रोज़ाना लबनान में कार्रवाइयाँ कर रहा है, ये कहते हुए कि हिजबुल्लाह दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रही है। बाज़ हमलों की ज़िम्मेदारी हिजबुल्लाह ने भी कबूल की है, जिससे वाज़ह होता है कि सरहदी कशीदगी ख़त्म नहीं हुई बल्कि एक नाजुक तवाज़ुन कायम है। दूसरी जानब गज़ा में हमास की हिकमत अमली भी तब्दील होती दिखाई दे रही है। खबरसां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली फ़ौज जो फ़ौजी जायज़ों में ये बात सामने आई है कि हमास के हामियों को इंतज़ामी ओहदों पर तैनात कर रही है, टैक्स वसूली का निज़ाम बहाल कर रही है और सरकारी ढांचे की शक्ल में अपनी गिरफ्त मजबूत बना रही है। 5 नए ज़िली गवर्नर मुकर्रर किए गए हैं, जिनका ताल्लुक अल-कस्साम ब्रिगेड से बताया जा रहा है। इस पेशरफ्त को खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के तनाज़ुर में अहम समझा जा रहा है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब अमरीका किसी मुमकिना और फार्मूले पर काम कर रहा है, यानी मुमकिना अमन फार्मूले पर काम कर रहा है। लबनान पर हालिया हमला सिर्फ एक सरहदी झड़प नहीं बल्कि एक बड़े जगराफियाई सियासी मंजरनामे का हिस्सा नज़र आते हैं। एक तरफ इजराइल अपनी शुमाली सरहद को महफूज बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और हमास अपने वजूद को और असर को बरकरार रखने की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। आम शहरी, बच्चे और पनाहगज़ीन इस कशमकश की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाइयाँ महदूद रहेंगी या फिर लबनान और गज़ा इजराइल के दरमियान ये तनाव एक वसी इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आलमी ताकतें बज़ाहिर सफारती सतह पर मुतहरक हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं कि फ़िज़ा बदस्तूर बारूद से भरी हुई है। आने वाले दिन इस बात का तयन करेंगे कि आया ये जंग बंदी की कमज़ोर डोर बरकरार रहती है या खित्ते एक बार फिर मुकम्मल तसादम की तरफ बढ़ता है।
فی الحال لبنان کے آسمان پر گونجتی گرج یہ بتا رہی ہے کہ امن ابھی بہت دور ہے، کیونکہ جس طرح سے لگاتار اسرائیل لبنان کے اندر حملے کر رہا ہے، وقتاً فوقتاً پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل نے لبنان کو ٹارگٹ کر رکھا ہوا ہے تاکہ وہ حزب اللہ کو کسی طرح سے منظم نہ ہونے دے، لیکن حزب اللہ جو ہے وہ پہلے سے منظم ہے، اور اندرونی طور پر جو رپورٹس ہیں کہ منظم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پوری طرح سے اکوپڈ ہے، مسلح ہے اس وقت اور تیار ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے اس وقت وہ بحر عرب میں اپنے USS ابراہیم لنکن کے ساتھ میں کھڑا ہے، کیونکہ وہ پہلے فارس کی طرف خلیج فارس کی طرف بڑھ رہا تھا، پھر آگے اپنا ہرمز کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر چین اور روس کی انٹری ہوئی۔ چین اور روس کی انٹری ہوتے ہی ایران نے جو ہے اپنی کمان سنبھالی اور اس نے اپنے میزائل ٹیسٹ کرنے شروع کر دیے، اور اپنا ہرمز میں جنگی مشقیں شروع ہوگی۔ تو اسے دیکھتے ہوئے ایران کے میزائل جو خفیہ ہتھیار جتنے بھی تھے وہ دیکھتے ہوئے امریکہ پیچھے ہونے لگا، کیونکہ امریکہ کا ابراہیم لنکن کو وہ خطرہ محسوس ہوا، لیکن وہیں امریکہ نے ایک اور جیرالڈ، ایک اور بحری بیڑا جو ہے وہ سمندر میں اتار دیا اور بحر عرب کی طرف روانہ کر دیا، تاکہ ابراہیم لنکن کو بھی وہ پروٹیکٹ کر سکے، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں دونوں جو بحری بیڑے ہیں یہ سمندری برتری حاصل کر سکے۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے کیا امریکہ سروائیو کر پائے گا، کیونکہ اسے 3 محاذوں کی جگہ 4 محاذوں پر لڑائی لڑنی پڑے گی، کیونکہ یمن بھی اس میں کودے گا، اور جو روٹ ہے، جو ایک سمندری روٹ ہے، سی روٹ ہے، اس پہ سب سے زیادہ کنٹرول جو ہے اس وقت یمن کا ہے، اور اس نے پچھلی بار دکھایا ہے کہ اس نے اپنی طاقت دکھائی ہے، کس طرح سے اس نے کئی جہازوں کو جو ہے وہ بندی بنا لیا تھا، کئی جہازوں کو غرق کر دیا تھا، کئی آئل ٹینکرز پر حملے کیے تھے اور کئیوں کو تباہ کر دیا تھا۔ لیکن اب یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے یہ اسٹریٹجی آگے چلتی ہے، کیونکہ جس طرح سے اسرائیل لگاتار لبنان پر حملے کر رہے ہیں، آس پاس میں وہ غزہ کے اندر حملے کر رہا ہے، تاکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف سے جی حماس منظم ہو رہی ہے، حزب اللہ منظم ہو رہی ہے، دوسری طرف سے امریکہ ایران کو لگاتار دھمکیاں دے رہا ہے، تو اب جتنی بھی جنگ میں شدت آنی تھی وہ آ چکی ہے، اور لگاتار آئے دن کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی جا رہی ہے۔